दूसरे नंबर के अमीर आदमी थे, वो मात्र 23,000 लोगों को रोजगार देते थे। अब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो बात कही, मैं तो कहता हूं किसी को कोई भाषण देने की जरूरत नहीं। उनका पार्लियामेंट का भाषण एक एक घर में सुनाया जाना चाहिए, जिसको बाद में डिलीट किया गया जानबूझ करके। उससे सारी वस्तु स्थिति की जानकारी होती है। जहां जहां मोदी जी यात्रा करते थे, वो अडानी जी के लिए यात्रा करते थे। बांग्लादेश है, बांग्लादेश गए, बिजली का सौदा किया। अब मजे की बात यह है कि प्लांट बना है हमारे यहां झारखंड में, बिजली जा रही है बांग्लादेश में, माल जा रहा है अडवाणी की जेब में, और झारखंड के हिस्से में बिजली का जो प्रदूषण है वो आ रहा है। एक मेगावाट की बिजली नहीं मिल रही है। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने सारी बातों का लंबे चौड़े जो उनकी आदत है ना कि बातों का जमा खर्च। मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं लफाजी शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के पद के प्रति मेरी बड़ी गरिमा है। इसमें ऐसे महान लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत महान पद, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसके प्रधानमंत्री के पद पर वो बैठे हुए हैं। तो उस पद के प्रति हम लोगों की बड़ी आस्था है। और उदाहरण के लिए मैं शैलजा जी का उदाहरण देना चाहूंगा। उनको देख के याद आ रहा है, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तो जेनेवा में जब पाकिस्तान को जवाब देने की स्थिति आई तो उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी जी वाजपेयी को भेजा कि आप भारत का प्रतिनिधित्व कीजिए। ये इस तरह से तालमेल और इस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ करता था। और अभी क्या स्थिति है? अडानी जी के बारे में बात चल रही है। अब अडानी जी इतना ज्यादा कहां से कमा लिए? क्योंकि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। और जिसके असली सैया है ना, उस बेचारी को छोड़ करके रखा हुआ है। उसकी यह हालत है कि अपनी सास की अंतिम संस्कार तक में वो शामिल होने नहीं दिया गया, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। ये हालत थी। तो बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है मेरा। अगर अडानी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में बात करें तो बहुत समय लगेगा। मगर कुछ बात ऐसी है जो मैं देख रहा हूं कि लगता है ये दौर तबाही है, लगता है ये दौर तबाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। जिसके जम्मे रक्षा का काम है वही भक्षक बना हुआ है। ये बैठा है गिरीश, अभी गिरीश देवांगन की बात कर रहा हूं। इधर एक गिरीश है, उधर दूसरा गिरीश है। वो गिरीश देवांगन बैठे हुए हैं वहां पर। गिरीश के यहां छापा पड़ा ईडी का। अच्छा, इनके पास चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज है पूरी तरह से। जिस तरह से भूपेश बघेल चतुर्भुज है, सेवा, सत्य, अहिंसा और सद्भावना और संवेदनशीलता, वैसे ये भी पूरी तरह से चतुर्भुज हैं। तो इनके एक हाथ में सीबीआई है, एक हाथ में ईडी है, एक हाथ में इनकम टैक्स है और एक हाथ में सांप्रदायिकता है। उस शस्त्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुकाबला करने आई है। उनको नहीं ये मालूम कि हमारे पास भी महिषासुर मर्दनी है जो उनका नाश करेगी, बैठी हुई है सामने। तो मैं गिरीश को देख रहा हूं। हम लोग चिलचिलाती धूप में ईडी के दफ्तर के सामने बैठे हुए थे। कुछ दिन पहले ही ईडी ने अपने पिता की स्मृति में करोड़ों रुपए की जमीन दान किया था। तो एक वो मंजर था जिसने अपने परिवार की करोड़ों रुपए की संपत्ति इसलिए दान कर दिया कि यहां शिक्षा का मंदिर बनाया जाए। और उस दिन ये सुबेरे से लेकर के रात तक दुष्टों के सवालों का जवाब देते हुए बैठे थे। तो दोस्तों, बहुत बुरा समय है ये कांग्रेस के ऊपर संकट नहीं है, ये कांग्रेस की जवाबदेही नहीं, ये पूरे देश के ऊपर संकट है। और इसका निवारण मैंने 77 में देखा था कि किस तरह से इंदिरा गांधी को परेशान किया गया था, किस तरह से राजीव जी जब सत्ता से हटे तो उनको परेशान किया गया था। और हर बार कांग्रेस का कार्यकर्ता उठ करके उनकी ताकत बन करके पूरे देश का सामने खड़ा हुआ और तामसी शक्तियों का मुकाबला किया। और जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है, आने वाला समय ये ध्यान रखिएगा, जैसा ये काट रहे हैं ना, जैसा बो रहे हैं वैसे ही काटना पड़ेगा इन लोगों को। देश की जनता के सामने इनको जवाब देना पड़ेगा। जो लूट ले कहार दुल्हन की पालकी, नीरज की पंक्ति याद आ रही है।
जो लूट ले कहा और दुल्हन की पालकी। हालत यही है आज के हिंदुस्तान की। जिस पालकी जिसको कहा गया है भैया दुल्हन को ठिकाने तक ले जाना, वही लूटे जा रहा है दुल्हन को, भारत माता को। तो दोस्तों, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अब तो शैलजा जी से आप निवेदन है कि वो आते रहे, लगातार हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहे, क्योंकि नारी शक्ति की अद्भुत महिमा होती है। 2004 में हम लोग तो सोचे नहीं थे भाई कि सरकार आएगी, शाइनिंग इंडिया चलता था। अटल जी का प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनके प्रति हम लोगों के मन में भी सम्मान है, क्योंकि उन्होंने ही तो इनको राजधर्म की शिक्षा दिया था, वर्तमान प्रधानमंत्री को, कि इनको राजधर्म का पालन करना चाहिए। मगर उस जगदम्बा हमारे लिए, भाई भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे, मैं देवी देवता से तुलना कर रहा हूं अपने नेताओं की, मगर एक स्वरूप के रूप में। और जब उनके हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और एक अल्पसंख्यक सिख को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। ये होता है त्याग। पूरे परिवार ने प्राणों की आहुति दिया, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, ये होता है बलिदान। तो इस बलिदान की गाथा है कांग्रेस, और आप सब सहभागी हैं उसमें। मदिरा मंत्री भी आ गए हैं, हाँ, आइए। तो अभी इनका भी तो आप सभी को आज यहां की उपस्थिति के लिए, और सबसे बड़ी बात, हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए मोहतरमा हम सब की आदरणीय शैलजा जी उपस्थित हैं। शैलजा जी, आपकी उपस्थिति मात्र से कांग्रेस का कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करता है। आपके परिवार की गाथा हमको मालूम है कि किस तरह से कांग्रेस के लिए आपने समर्पित किया। अरे पद तो आता जाता रहता है, मैंने बहुत पद देखे हैं, मगर जो कांग्रेस के प्रति समर्पण होता है वो आपके परिवार में और आपके हैं। इसलिए कांग्रेस का ये कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता सिर्फ आपसे आशान्वित हैं कि आपके नेतृत्व में कांग्रेस फिर से यहां सरकार बनाएगी। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, जिन्होंने पूरी यही नहीं भारत की राजनीति को झकझोरने का काम किया है। यह अकेला प्रदेश है जहां 40% ज्यादा मिलता है समर्थन मूल्य से धान का मूल्य। यह अकेला प्रदेश है जहां गोबर जैसी चीज खरीदी जाती है, जहां नौजवानों से लेकर के महिलाओं के हितों की रक्षा की जाती है। तो अब उनको आपका साथ मिलेगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आपका साथ मिलेगा। फिर देखिए, फिर से यहां आने वाले 25 साल में कांग्रेस की सरकार रहेगी। इन्हीं शुभाकांक्षाओं के साथ आप आती रही, हमारा मार्गदर्शन करती रही, हमको हतोत्साहित न होने दें, पूरी तरह से प्रोत्साहित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अच्छा भाई, मैं विराम, क्योंकि अभी बाबा भी बैठे हैं, महाराज टीएस सिंहदेव जी, और बताया ना कि शराब मतलब मदिरा मंत्री भी तशरीफ फरमा हुए हैं, और भी लोग हैं, और चंदन जी के बाद में तो खैर माहौल दूसरा ही हो गया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ में चलो। धन्यवाद आदरणीय चाचा। हम लोगों ने एनएसयूआई से लेकर आज तक आपके ओजस्वी भाषण को सुना है, और कांग्रेस जन यहाँ पर बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं आपके भाषण के बाद। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव जी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को संबोधित करें। आप सभी को प्रणाम, जोहार। मंच में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओर से छत्तीसगढ़ प्रभारी हमारी शैलजा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, एआईसीसी सचिव सम्माननीय चंदन यादव जी, मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, सभी को नाम लिए बिना मैं एक साथ सबका संबोधन कर रहा हूं, क्षमा करेंगे। उपस्थित कांग्रेस के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारी, आज राहुल जी को विदेश में लोगों ने बुलाया, और वहां जिन बातों को राहुल जी रख रहे हैं, देश की वर्तमान स्थिति का आप आकलन करें
कि देश में कही हुई बातें हम तक पहुंचने नहीं दी जाती। देश के प्रजातंत्र के मंदिर में कही हुई बातें जिनको कहने का विशेष अधिकार सदन के प्रतिनिधियों को रहता है, चुने हुए प्रतिनिधियों को रहता है, उनकी बातें वर्तमान प्रजातांत्रिक तथा कथित प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत विलोपित कर दी जाती हैं। हम सुन नहीं पाते पूरी तरह से। आज देश की दुर्भाग्यजनक स्थिति ऐसी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि हमारे नेता आमंत्रण पर विदेश में जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मंच पे आगमन हो गया है, उनको भी प्रणाम जोहार। जिस बात को मैं कह रहा था कि आज हमारे देश के हालात ऐसे हैं कि हमारी राय देश के बाहर अगर प्रकट होती है तो वो हम तक पहुंचती है, लेकिन हमारी बातें हमारे वरिष्ठतम नेता देश में कहते हैं, जहां उनका अधिकार है कहने का, जहां सदियों तक वो कही गई बातें पार्लियामेंट में आने वाली पीढ़ियों के लिए अंकित हो जाती हैं, रिकॉर्ड में आ जाती हैं, वहां उन्हें विलोपित कर दिया जा रहा है। और विलोपित किस बात को किया जा रहा है? एक औद्योगिक घराना है, अदानी जिनका नाम है, एक कंपनी जिसका नाम है अदानी, उनके बारे में राहुल जी ने कुछ बातों को उठाया, तो सारी बातें आने वाली पीढ़ियों के जानकारी के लिए जो पार्लियामेंट में अंकित होती, उसे हटा दिया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि प्रजातंत्र जीवित है। किस प्रकार के प्रजातांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है, उसका ज्वलंतम उदाहरण देश के सबसे बड़ी विपक्षीय दल के वरिष्ठतम नेताओं में हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी की बात को भी विलोपित कर दिया जाता है। राहुल जी ने क्या कहा था? देश का एक व्यक्ति है, उद्योगपति है, वो एक तरह से नाम कमा रहा है, देश का भी नाम जुड़ता है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनका नाम आ जाता है, दूसरे नंबर में नाम आ जाता है। पहले चौथे पे था, 50वें पे था, बढ़ते बढ़ते दूसरों पे आ जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो दूसरे नंबर पे आता है तो हम सबको लगेगा कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन राहुल जी ने किस बात को उठाया, जिसके बारे में राजेंद्र जी भी अभी कह रहे थे। ये कंपनी की सच्चाई क्या है? ये कंपनी हमारे देश का नाम कर रही है कि हमको पूरे विश्व में बदनाम कर रही है। इनका शेयर आज से 30 साल पहले लगभग 140 रुपया हुआ करता था। इनके कंपनी का शेयर लगभग 140 रुपए का हुआ करता था। कुछ साल पहले धीरे धीरे ये बढ़ा, 140 से 170 हुआ, 170 से 200 पार किया, 200 से पार के 300 पार किया, और 2-1 साल पहले ये 400 कुछ पे पहुंच गया, 144 से 400 पे। राहुल जी का प्रश्न क्या है? 400 की बात नहीं है। राहुल जी कह रहे हैं ये कंपनी जिसके साथ देश का भी नाम जुड़ा हुआ है, जिसको दुनिया के सबसे अमीर लोगों में दूसरे नंबर पे गिना जा रहा है, इनके कंपनी का शेयर 2-3 सालों के अंदर 400 रुपए से 3,400 रुपए कैसे हो गया? 3 साल के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा दुनिया में किसी भी कंपनी के साथ
आज तक ऐसा नहीं हुआ है, न हो सकता है कि 3 साल के अंदर किसी कंपनी का शेयर लगभग 9 से 10 गुना बढ़ जाए। इसके पीछे खेल क्या है, इसके पीछे हो क्या रहा है, उस बाबत राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बात उठाई और पार्लियामेंट से वो बातें, उनकी बातों को विलोपित करा दिया गया, कर नहीं दिया गया, करा दिया गया। ये खतरा है भारत के लोकतंत्र के ऊपर आज कि आप अगर किसी कंपनी के सच्चाई के बारे में जानना चाहेंगे, आप उतने अमीर हो गए, ठीक है, लेकिन कैसे हुए? 1 नंबर से हो रहे हैं कि 2 नंबर से हो रहे हैं? ये शेल कंपनियों में क्या होता है? मैं किसी शेल कंपनी को खरीदता हूं, हमारे यहां जो व्यापार की व्यवस्था बनी हुई है सेबी इत्यादि के माध्यम से, उसमें कोई भी एक प्रमोटर एक निश्चित प्रतिशत ही शेयर रख सकता है। मान लीजिए वो 75% है। अब मैं पूरा कब्जा करना चाहता हूं किस कंपनी के ऊपर जो 400 से 4000 की तरफ जा रही है, इतना सारा धन उसके साथ जुड़ गया है, मेरे को पूरी कंपनी पे कब्जा करना है, लेकिन सेबी के नियम कहते हैं कि इससे ज्यादा शेयर आप नहीं ले सकते हो। तो राहुल जी ने क्या पूछा, भाई ये शेल कंपनियों के बारे में तो बताओ कि नाम किसी और का है लेकिन वास्तव में पैसा किसी और का लगा हुआ है, और ये जो 75% की सीमा है उसको तोड़ने का तरीका जो कंपनी उठा रही है वो बाजार में टिक नहीं पाएगी, और जब वो गिरेगी तो उसके साथ पूरे देश का नाम दुनिया में गिरेगा। इस बात को राहुल गांधी जी उठा रहे हैं और उनकी बातों को विलोपित करवा दिया जा रहा है। ये परिस्थितियां हैं। अदानी कंपनी का छोटा सा परिचय मेरा भी है, क्योंकि उनकी एक कंपनी को ठेका संयोग से मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में मिला हुआ है। वो कोयले का उत्खनन का काम राजस्थान में विद्युत कंपनी को पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तथाकथित रूप से वो कर रहे हैं। क्या हो रहा है अंदर, ये और बात है, कभी मौका लगेगा तो उसकी भी चर्चा हो सकती है। लेकिन वहां ये क्या कर रहे हैं, इनके काम करने का तरीका देखिए। पूरा गांव कहता है कि हमारे बिना दस्तखत के ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करवा लिया गया और इस कंपनी को काम करने के लिए और कोयला खदान दे दिए गए। पूरा का पूरा गांव कह रहा है, मेरी विधानसभा का, मेरे को वहां 20 वोट मिलते हैं, उस गांव में मेरे को 20 वोट मिलते हैं, वहां गोंडवाना पार्टी का मामला है, उनको ज्यादा वोट मिलते हैं, छोटा पोलिंग है, तो कोई पार्टी बंदी की बात भी नहीं है। लेकिन पूरा गांव 95% कह रहा है कि जिस ग्राम सभा को कराया गया, उस ग्राम सभा में जिन लोगों के दस्तखत हैं, कम से कम 30 ऐसे लोग हैं जो समय मर चुके थे, फिर भी उनके दस्तखत हैं। इस तरीके से अगर कोई काम करना चाहेगी कंपनी, तो देश की तरक्की नहीं कर सकती। 2 दिन का आप नाम कमा सकते हो, वरना पूरे व्यवस्था को और देश के नाम को आप मिट्टी में मिलाने का काम करोगे। तो ये छोटा मैंने एक अनुभव बताया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब बात आया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि गांव वाले नहीं चाहेंगे तो एक डगाल पेड़ क्या, एक डगाल तक वहां का नहीं कटेगा। ये अंतर है दृष्टिकोण का, ये अंतर है कांग्रेस पार्टी की सोच का, ये अंतर है काम करने के तरीके का। समय कम है, 1 बजे हमको धरने पे जाना है, कहने को बहुत सारी बातें हैं, फिर मौका आएगा तो फिर और बातों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज देश को बचाने की जवाबदारी आप हम सबके ऊपर है। देश में प्रजातंत्र को सही राह में रखने की जवाबदारी
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी के, राहुल जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हमारे महामंत्री, प्रभारी महामंत्री आदरणीय कुमारी शैलजा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, आदरणीय महाराज साहब, आदरणीय चंदन भाई, आदरणीय बड़े भैया धनेश साहू जी, अमतेज भैया, कवासी लखमा, राजेंद्र भैया और शुक्ला जी, गुरमुख भैया, उधर बगल में कौन है? नहीं, गुरमुख भैया मोहन भैया के बीच में, आज जहांगीर जी, विजय जहांगीर जी, वो दोनों के बीच में नहीं देख रहा था। आदरणीय चुन्नी भाई, आदरणीय देवांगन जी, छायाबान, मंच में उपस्थित सभी साथीगण, उपस्थित हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पत्रकार साथियों, जिस मुद्दों को लेकर पूरे देश में उबाल है आप सब जानते हैं। अडानी जी 609 नंबर में थे, लोकसभा में आदरणीय राहुल जी ने भाषण दिया था, याद होगा आपको। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो दुनिया के दूसरे नंबर के बड़े पैसे वाले हो गए थे। बड़े बढ़ चढ़कर मीडिया में सारी बातें आती रही, लेकिन एक पेपर क्या प्रकाशित हुआ, वो हिडनबर्ग, उसके पहले तक हम लोग नहीं जानते थे। महाराज जानते रहेंगे, हम लोग तो नहीं जानते थे हिडनबर्ग क्या है। लेकिन जैसे वो पेपर निकला, जितना शेयर मार्केट है वो धड़ाम 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 गिरते जा रहा था। 2-2 बार बंद करना पड़ा, दूसरे दिन खुला फिर बंद करना पड़ा। वो 20,000 करोड़ के क्या एपीओ लाए थे, उसको वापस लेना पड़ा। उस पेपर में ऐसा क्या था कि पूरे दुनिया में जो दूसरे नंबर का बड़ा पैसे वाला था, वो गिरते गिरते फिर 6वें नंबर में, 9वें नंबर में, 12वें नंबर में, 20वें नंबर में, 29वें नंबर में, कोई कितना नंबर में है कोई पूछता भी नहीं। ऐसा क्या है वो पेपर में कि उसके प्रकाशित होते ही, जैसे ताश का जो महल बनाते ना ताश का, और नीचे के एक पत्ता खींच लो तो पूरा महल धड़धड़ा के गिर जाता है, वैसी स्थिति इसकी रही है। इसका मतलब यही है कि आप दुनिया भर में सारी गड़बड़ियां किए और गड़बड़ी करके आप पैसा अर्जित किए, दुनिया को सब्ज बाग दिखाते रहे, शेयर धारकों के साथ धोखाधड़ी करते रहे, सरकार के साथ भी। बात यह है कि किसी का पैसा ले लिया, हमको क्या करना, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बात जब आपके एलआईसी के हो, आपके बैंकों का हो, जिसमें आपका पैसा लगा हो, जिसमें सरकारी कर्मचारी का पैसा लगा हो, जिसमें आम जनता अपने पैसा लगाया हो, उसमें जब हजारों करोड़ रुपया उसमें दे रहे हैं, और जब धड़ाम धड़ाम गिर रहा है मार्केट, तब भी पैसा दे रहे हैं उसको, तो किसके इशारे पे दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? जो जहाज डूबने वाला है उससे तो भाई सबसे पहले चूहा भागता है, फिर इंसान धीरे धीरे निकलते हैं, लेकिन इसमें कूदने वाले, उसमें और डालने वाले कौन हैं? सवाल इस बात का है। तो इसी बात को लेकर देश जानना चाहता है कि राहुल जी के और खड़गे साहब के दोनों के भाषण को क्यों विलोपित किया गया और इसकी जांच क्यों नहीं होती। यहां तो स्थिति ये है कि हमारे विनोद तिवारी कहां है, दाढ़ी वाला? हाँ, वो किराए के मकान में रहने वाले के यहां ईडी छापा मार लेता है। किराए के मकान में रहता है, उसके घर में ईडी चले जाएंगे, गिरीश देवांगन के घर चले जाएंगे, लेकिन जहां हजारों लाखों करोड़ रुपया जहां डूब गया,
वहां सरकारी एजेंसी नहीं जाएगी? क्यों नहीं जा रही है? और यही बात तो राहुल जी कह रहे हैं कि जितने भी संस्थाएं हैं उसको कब्जा में कर लिया गया है, उसको बांध के रख लिए हैं, और जैसे जैसे वो निर्देश करते हैं वैसी कार्रवाई वो लोग करते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात का है, देश का पैसा डूबा है, बैंकों का पैसा डूबा है, LIC का पैसा फंसा हुआ है, तो क्यों इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और इसी बात को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय हो चुका है, राज्यपाल को जो समय दिए थे अब वो भी समय निकलते जा रहा है, विधानसभा सत्र भी चल रहा है, और इसलिए मैं आप सब बड़ी संख्या में भरी दोपहरी में यहाँ एकत्रित हुए, आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भैया। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारी राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे प्रदेश की प्रभारी आदरणीय शैलजा दीदी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को मार्गदर्शन दें, अपना उद्बोधन दें, आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय शैलजा दीदी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, PCC अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी, वरिष्ठ मंत्री श्री TS सिंहदेव जी, श्री कवासी लखमा जी, हमारे अन्य सभी साथीगण, मंचासीन सभी साथी, हमारे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी साहिबान, जिला अध्यक्ष श्री गिरीश दुबे जी, और यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों, मीडिया के हमारे साथीगण। साथियों, मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत डिटेल में आपको आज के मुद्दे के बारे में बताया। हम पूरे देश में आज इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी? साथियों, आप देख रहे हैं कि देश में विदेश में भारत का सर नीचा हुआ है। कहा जाता था कि हमारे देश के एक व्यक्ति अडानी जी दुनिया में दूसरे नंबर के अमीर हैं। उसी समय सबको लगा कि दाल में कुछ काला है। क्या कारण है कि थोड़े से समय में कहां से कहां पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? सारी बातें आपके सामने रखी, बहुत डिटेल में राजेंद्र जी ने, सिंहदेव जी ने आपके सामने ये बातें रखी। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन हमारा सवाल एक है कि जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे हैं, कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन सवाल पूछ रही है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। हमारे अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष माननीय खारगे जी ने राज्यसभा में सवाल उठाए, उन्होंने सवाल पूछे, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। उल्टा जो कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। साथियों, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेताओं के वक्तव्यों को एक्सपंज किया गया संसद की कार्रवाई से, साथियों, ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है। चाहे मीडिया हो, मीडिया की आवाज को दबाया जाता है।
चाहे विपक्ष हो, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है और लोकतंत्र के लिए केवल एक व्यक्ति, एक पार्टी खड़ी है, वो है राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। साथियों, राहुल गांधी जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है। उन्होंने पैदल चलकर दिखाया कि कांग्रेस पार्टी कैसे देश को एक समझती है। यहाँ पर जो सरकार की गलत बातें हैं उनको हम कैसे उठा सकते हैं, लेकिन ये सरकार इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है क्योंकि लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। साथियों, जिस अडानी ग्रुप पर सीबीआई जाना चाहिए थी, ईडी जाना चाहिए था, सेबी की इंक्वायरी होनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं हुआ। उस पर पर्दा डाला गया और आम लोगों की जो अपनी जीविका से अपने पैसे एलआईसी में डालते हैं, स्टेट बैंक में डालते हैं, उनकी इन सेविंग्स के साथ, उनकी इस बचत की पूंजी के साथ खिलवाड़ किया गया। लाखों करोड़ों रुपया इन्हें दिया गया, लोन दिया गया, आज लोगों का पैसा डूब रहा है। इसका जवाब कहां से आएगा? हमारी केवल एक मांग है, कांग्रेस पार्टी की केवल एक मांग है कि इस पूरे प्रकरण पर जेपीसी बैठाई जाए। जेपीसी हम क्यों मांग करते हैं? राहुल गांधी जी क्यों मांग रहे हैं? खड़गे जी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जेपीसी केवल एक ऐसी इंक्वायरी है जो इसकी हर परत को हटा सकती है, किसी को भी वो सवाल जवाब के लिए बुला सकती है। शायद इसी बात से माननीय प्रधानमंत्री जी या जो सत्तासीन लोग हैं वो डर रहे हैं कि सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन साथियों, लोकतंत्र को बचाने के लिए सच्चाई सामने लानी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के ये सिपाही, चाहे संसद हो चाहे सड़क पर हो, हम सच्चाई के लिए, हम लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते रहे हैं और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए, मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ। और हमारी सरकार जो यहाँ पर एक बेहतरीन काम कर रही है, शायद इसी बात से सीबीआई, ईडी, आईटी जहाँ जाना चाहिए थी, क्या हुआ बंदरगाहों का, जहां पर हजारों करोड़ों रुपए के ड्रग्स पाए गए, आज तक उस इंक्वायरी का कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर ईडी, आईटी, सीबीआई सबको यहाँ पर छोड़ा गया है। शायद इन्हें लग रहा है कि यहाँ की जो सफलता है, लोकतंत्र की सफलता है, हमारी सरकार की सफलता है, उससे शायद ये घबरा गए हैं, डर गए हैं, बौखला गए हैं। लेकिन साथियों, आपने ये तिरंगा उठाया हुआ है, इसको हम नीचा नहीं होने देंगे और आने वाले समय हम दिखा देंगे कि लोकतंत्र यहाँ पर जिंदा है, छत्तीसगढ़ में जिंदा है और कांग्रेस पार्टी मजबूत है। हम दोबारा सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ पर फिर से सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय दीदी। और मैं हमारे बीच में हमारे विधायक आदरणीय विकास उपाध्याय जी भी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करता हूं। और आदरणीय राजेश तिवारी जी और विनोद वर्मा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और अगले वक्ता के रूप में हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी से निवेदन करते हैं कि वो अपना उद्बोधन दें। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, कांग्रेस पार्टी। साथियों, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार के विरुद्ध आज पूरे देश भर में राजभवन घेराव है। हम लोग इस सभा के बाद राजभवन शांतिपूर्ण हम लोग जाएंगे और फिर राजभवन घेराव करेंगे और हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। इस धरना प्रदर्शन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय प्रभारी, हम सबके मार्गदर्शक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुमारी शैलजा मैम जी, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री
माननीय भूपेश बघेल साहब, मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्य आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब, आदरणीय कवासी लखमा साहब, आदरणीय AICC सचिव डॉक्टर चंदन यादव साहब, आदरणीय विनोद जहांगीर जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व PCC अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र साहू जी, अमितेश शुक्ला जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, गुरुमुख सिंह होरा जी, आदरणीय मंच और प्रदेश से कोने कोने से आए हुए सभी कांग्रेस जन और मीडिया के साथियों, मोदी जी कहते हैं, अपने भाषणों में कहते हैं देश बदल रहा है, मगर हकीकत साथियों देश बिक रहा है। आपने देखा होगा LIC, BSNL, भारत पेट्रोलियम, एयरपोर्ट से लेकर सभी बिक रहे हैं। कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार करनी और कथनी में है, चाय बेचते बेचते देश को बिकने के कगार पार है। मोदी जी कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, खुद भी खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। आज कहीं ना कहीं वो लड़ाई है जो हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने जो परिसंपत्तियां देश में बनाई है, उन परिसंपत्तियों को बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर चंदन यादव जी कह रहे थे 2014 तक अडानी की जो विश्व के 609 नंबर में थे, अचानक दूसरे नंबर में कैसे हो गए, ये देखने वाली बात है। साथियों, बर्बाद गुलिस्ता करने को तो एक उल्लू काफी था, हर साख में उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता का क्या होगा, इस देश का क्या होगा। साथियों, आज देश में ऐसे लोग जो बैठे हैं देश को बेचने के कगार पर है। मोदी जी के राज में गौतम अडानी की संपत्ति 609 से दूसरे नंबर पर आती है। इस रिश्ते को क्या कहते हैं साथियों, आप सबको बताना पड़ेगा। साथियों, हमने महामहिम राज्यपाल महोदय का जो भाषण, जो ज्ञापन हम सौंपने जा रहे हैं, माननीय श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, महामहिम राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर। विषय अडानी समूह की ओर से शेयर बाजार में की गई धोखाधड़ी व गड़बड़ियों की जांच की मांग व LIC, स्टेट बैंक की पूंजी अडानी की कंपनियों में लगाए जाने का विरोध। महामहिम राज्यपाल जी, अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर शेयर बाजार में हेरफेर करने और हिसाब किताब में धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यह रिपोर्ट इतनी गंभीर थी कि शेयर बाजार में अडानी समूह की कंपनियों का भारी भरकम अवमूल्यन हो गया। इसके बाद अमेरिकी कंपनी फोर्स ने भी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए। भारतीय शेयर बाजार में मची खलबली से निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं। महोदय, अत्यंत चिंता का विषय है कि निवेशकों के अलावा उन कंपनियों के पैसे भी डूबे हैं जिन्होंने अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किया था। इनमें LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। बाजार की रिपोर्ट बता रही है कि इन दोनों संस्थानों भी भारी नुकसान हुआ है। जाहिर है यह भारत के मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों का सीधा नुकसान है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के ने संसद के दोनों सदनों में अडानी समूह को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। श्री राहुल जी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधे सवाल पूछे हैं कि भारत सरकार क्यों अडानी पर इतनी मेहरबान है, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करवाने की स्वीकृति देते हुए एक समिति का गठन किया है, लेकिन उसकी जांच का दायरा अत्यंत सीमित है। हम आपके माध्यम से भारत सरकार से अडानी समूह के घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति JPC से जांच की मांग करते हैं। हम यह भी मांग करते हैं भारतीय नागरिकों के हित में LIC और स्टेट बैंक का जो निवेश अडानी समूह के कंपनियों में है उसे वापस लिया जाए। ये
देश की जनता की गाड़ी कमाई की पैसा कैसे सुरक्षित हो। कांग्रेस पार्टी देश के 140 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रही है। साथियों, आज संविधान निर्माता पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के में हम लोग माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। साथियों, आप सबको महामहिम राज्यपाल के पास जाना है। आप सबका, प्रदेश के कोने कोने से आए सभी साथियों का छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करूंगा कि अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करें और इस सभा के समापन के पूर्व आभार व्यक्त और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौलेश्वर चंद्राकर जी से निवेदन करूंगा कि वह आभार व्यक्त करके सभा का समापन करें। राजभवन मार्च के घेराव में कोने कोने से पधारे समस्त कांग्रेस जनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए दिल से आभार। और दूर दराज से जीते हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी, एनएसआई, यूथ कांग्रेस, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों का, पदाधिकारियों का दिल से आभार, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। चलते हैं हम ज्ञापन के लिए। छत्तीसगढ़ की प्रभारी श्रीमती सविता बहन जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी एवं जम्मू कांग्रेस के संगठन जम्मू कार्यकर्ता के नेतृत्व में आज राज्यपाल के यहाँ छत्तीसगढ़ के आरक्षण संबंधित एवं विभिन्न समस्या से चर्चा के लिए प्रस्थान किया जा रहा है। आप सभी कार्यकर्ता का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है।
शांत करा रहे आप
किधर से जाने का है? किधर से जाने का है? अरे किधर से जाने का है? जाना किधर से? डेलीगेट किधर से जाएंगे? उन लोगों को बात रुको भैया लिस्ट रुक जाओ भाई, आप लोग थोड़ा सा चलो हटो, चलो सुनिए। साइड में निकल रहे हो, अंदर नहीं सर, वहाँ पसीना बहा के पूरा खत्म। लोग तो बाकी लोग को वो अब मना कर रहे हैं, बाकी कैमरामैन को मत आने को बोल रहे हैं। आप प्रेस वाले पूछे भैया नहीं मैडम अंदर जल्दी नहीं 1 बजे का टाइम था, लेट हो गए। हाँ इसलिए जानते हैं नहीं थोड़ा सत्यापन करने जाएंगे एक ना यार सामने से कहना, सामने से तो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सरकार की नीतियों पर लगातार विरोध कर रही है। आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या उम्मीद? हम उम्मीदों पर टिके हैं और मुझे लगता है वो जगह कर ही रहेंगे। क्या किन नीतियों पर विरोध कर रहे हैं आप? देखिए, केंद्र में मौका परस्त जो नीति बनाई है मोदी जी को, हम जो हमारी नीति उसका हम विरोध करते हैं।
तो ये पीसीसी चीफ मोहन मरकाम से जुड़े थे और यहाँ पर से जो लगभग देखा जा सकता है पूर्व मंत्री और जो तमाम पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो नेता है, उनको भीतर भेजे और डेलीगेट जो है वो यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम से सीधी तस्वीर जो है राजभवन के सामने की है कांग्रेस के तमाम चौदह ही होंगे, 14 से ज्यादा नहीं होंगे, 14 से ज्यादा नहीं होंगे। चौदह होंगे ज्यादा, 14 ये 3 और महामंत्री हैं।